हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में देखेंगे। ऑस्मोसिस जो फेनोमेना है उसको यहाँ पे हम लोग समझते हैं क्या इसमें करते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया है, एक कंटेनर लिया है, उस कंटेनर को सील्ड कर दिया है और एक बीच में मैंने सेपरेशन दिया है जिसको लिखा है SPM। SPM मतलब होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। लेफ्ट हैंड साइड पे हमने इसमें सॉल्यूशन लिया है और राइट हैंड साइड पे प्योर सॉल्वेंट लिया है। तो होता क्या है कि अगर हम लोग सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बारे में देखें तो जो प्योर सॉल्वेंट है वो वोलेटाइल नेचर का है, वो वेपर फेज में जाएगा। और जब उसमें हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में डीलिंग कर रहे हैं तो उसमें जो सॉल्यूट डालेंगे वो सॉल्यूट कैसा होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा। तो इस केस में क्या होगा कि जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन डिक्रीज कर जाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और सॉल्वेंट साइड में वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो ड्यू टू द डिफरेंस इन वेपर प्रेशर द सॉल्वेंट पार्टिकल्स स्टार्ट फ्लोइंग स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड। ठीक है, इधर वेपर प्रेशर ज्यादा, इधर वेपर प्रेशर कम, तो इसका वेपर फेज इस पे ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा, इसका भी कुछ वेपर फेज होगा, इसमें भी कुछ वेपर फेज होगा, लेकिन इधर वेपर फेज क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस पे प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करेगा तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो है वो प्योर सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड मूव करने लगते हैं। यही जो फेनोमेना है इसको हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो डेफिनेशन चाहो तो लिख सकते हो, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्वेंट साइड to solution side, from solvent side to solution side until the pressure of both sides becomes equal, until the pressure of both sides becomes equal is known as osmosis। तो अब ध्यान देना, SPM इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को पास करने देता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है उनको पास नहीं करने देता है ना। तो अब ध्यान देना कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। जो यहाँ पे सॉल्वेंट पार्टिकल्स है वो सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड डाल रहे हैं। तो इस पे भी क्वेश्चन जेईई वगैरह में पूछा हुआ है या डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है फ्लो ड्यूरिंग ऑस्मोसिस। तो देयर इज फ्लो फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड। फ्लो किसका हो रहा है, सॉल्वेंट का, है ना। नेक्स्ट लिखा है मैंने फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन, फ्रॉम हाई टू लो वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर इधर ज्यादा होगा, इधर वेपर प्रेशर कम होगा, तो हाई वेपर प्रेशर साइड टू लो वेपर प्रेशर साइड। तीसरा वाला ध्यान से देखना, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ये थोड़ा सा सुनने में अटपटा लगता है, बट यहाँ जो कंसंट्रेशन है वो हमारा क्या है कि कितना सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है सॉल्वेंट या सॉल्यूशन। तो अगर इधर लो कंसंट्रेशन साइड होगा, सॉल्वेंट है, तो कंसंट्रेशन यहाँ पे तो मान के चलो कि मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट ही नहीं होगा तो जीरो होगा, या मान लो कुछ इस साइड में कंसंट्रेशन रेस्पेक्टिवली ज्यादा होगा, या हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं कि इस साइड का कंसंट्रेशन क्या हो, कम हो, इस साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा हो। तो चूंकि कंसंट्रेशन जहां कम होगा उस साइड वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो देयर विल बी फ्लो ऑफ पार्टिकल्स, सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। तो ये पूछता है, जनरली हमको हाई से लो बोलने की आदत होती है, बट यहाँ लॉजिक ये वाला है, इसको समझना। फिर मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन लिखा है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या बोलते हैं, तो लिखा है इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर व्हिच हैज टू बी अप्लाइड टुवर्ड्स द सॉल्यूशन साइड सच दैट ऑस्मोसिस डज नॉट एग्जिस्ट, सच दैट ऑस्मोसिस डज नॉट एग्जिस्ट। तो ध्यान देना कि इधर का वेपर प्रेशर ज्यादा, इधर का वेपर प्रेशर कम। तो इस साइड अगर एक्सटर्नल हम लोग प्रेशर कुछ लगाए हैं तो क्या होगा कि मान लो कि धीरे इधर प्रेशर बढ़ाया, अभी भी मान लो इसका ज्यादा है, और बढ़ाया अभी भी ज्यादा, एक टाइम आएगा जब दोनों का प्रेशर बराबर हो जाएगा, तो उस टाइम पे अब क्या है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट बंद हो जाएगा। तो इस साइड कुछ तो प्रेशर है ही, एडिशनली कितना प्रेशर इस साइड देना पड़ रहा है ताकि ऑस्मोसिस को रोका जा सके, इसी को हम लोग बोल रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। The minimum external pressure applied towards solution side in order to stop osmosis। और ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है
इसको पाई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब मैंने यहाँ पे एक और बात लिखा है कि प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर मान लो कि यहाँ हम लोग प्रेशर जो दे रहे हैं वो और ज्यादा दे दिए, ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या हो गया कि वो एडिशनल प्रेशर की दोनों साइड का प्रेशर बराबर हो। अब एक्स्ट्रा अगर प्रेशर दोगे तो क्या होगा कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट जो है अब इस साइड से इस साइड होने लगेगा, क्योंकि इस साइड का इफेक्टिवली प्रेशर विल इंक्रीज। और अगर इधर से इधर मूवमेंट होने लग रहा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे ध्यान दोगे कि एक्सपेरिमेंटली ये देखा जाता है कि जो ऑस्मोसिस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो हमने लिख दिया पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी, और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है आर, दैट इज अपना गैस कांस्टेंट। इस केस में उसकी वैल्यू जो हम लोग यूज करते हैं वो 0.0821 यूनिट इज एटीएम लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, क्योंकि पाई जो है वो एटीएम में होगा तो ये वाली वैल्यू यूज करते हैं। यहाँ मैंने ये भी लिखा है कि 0.082 into 273 is equals to 22.4। तो ये तुम ध्यान में रखना, कैलकुलेशन इससे थोड़ा आसान हो जाता है ना। तुम ये भी सोच सकते हो कि सर पाई जो है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा तुम कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ाओगे उतना ही तुमको एक्सटर्नल और ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंस इन प्रेशर उतना ही ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है, तो टेम्परेचर अगर तुम मान लो कि इंक्रीज कर रहे हो तो सॉल्वेंट ही तो है वोलेटाइल नेचर का, यहाँ तो पूरा सॉल्वेंट पार्टिकल्स ही है, तो ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स वेपर फेज में ज्यादा जाएंगे, इधर तो सॉल्वेंट जाएगा नहीं, सिर्फ सॉल्वेंट ही जाएगा। तो इस कारण से बोल सकते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इधर का वेपर प्रेशर जो है वो ज्यादा बढ़ेगा, इधर का कंपैरेटिवली कम बढ़ेगा, तो और ज्यादा डिफरेंस इन प्रेशर क्रिएट हुआ, तो अब जो एडिशनल प्रेशर रिक्वायर्ड है वो भी ज्यादा होगा। तो तुम इसको प्रैक्टिकली भी सोच सकते हो। एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, देखो इसको पढ़ो। फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.6%, find the osmotic pressure of 0.6% W/V urea solution, W/V urea solution। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको देखो, कि इस केस में हमको पता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, तो पाई इक्वल्स टू CRT, है ना। तो इस केस में अब देखो कि कंसंट्रेशन चाहिए अपने को, टेम्परेचर जो है, अच्छा टेम्परेचर तुमको इसमें मेंशन ही नहीं किया, तो ये भी तुमको डाटा प्रोवाइडेड होना चाहिए। कुछ भी एक टेम्परेचर मैंने दे दिया, मान लो सोल्यूशन एट 273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब ध्यान देना, इसको सॉल्व करने के लिए अपने को क्या चाहिए, एक तो मोलैरिटी चाहिए, तो हमको परसेंटेज W/V दे रखा है, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू 10x/n। ये मैंने बताया था तुमको, सीधे लगा दो, तो 0.6 into 10/NA। सॉल्यूट क्या है, यूरिया, तो यूरिया का मोलर मास इज 60, तो ये गया 10, ये कैंसल आउट, ये 10, मतलब ये आ गया 0.1। तो पाई यहां से निकालेंगे तो कंसंट्रेशन कितना हो गया 0.1, आर की वैल्यू 0.0821, और टेम्परेचर कितना बोला है 273। तो टेम्परेचर जब भी रखेंगे केल्विन स्केल में, तो इसका टेम्परेचर कितना आ जाएगा, टेम्परेचर विल बी 546 केल्विन, या ऐसे लिख लो इसको 273 into 2, 273 ऐड करना है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं 273 into 2। और ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये मैंने भी बताया आपको कि 22.4 के बराबर होता है, तो 22.4 into 2 दैट इज 44.8 डिवाइडेड बाई 10, तो इट इज 4.4880, ये अपना आंसर।
मोलारिटी के लिए मैंने तुमको बताया था पहले, जब अभी हम लोग चैप्टर को स्टार्ट किए थे, कि अगर परसेंटेज W/V दे रखा है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, या तुम जैसे नॉर्मल फॉर्मूला है उसमें लगा के भी कर सकते हो। दोनों बातें सेम ही है। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसको बोलते हैं कि कोई भी ऐसे दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू सेम हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें डेफिनेशन लिखो, if two solutions have same value of osmotic pressure, then they are said to be isotonic, or isoosmotic to each other. Isotonic or isoosmotic to each other मतलब क्या है कि दो सॉल्यूशंस का क्या सेम हो जाएगा। अगर सॉल्यूशन आइसोटोनिक है तो पहले का प्रेशर, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है, दूसरे का पाई 2 है, तो पाई 1 विल बी इक्वल्स टू पाई 2। और पाई क्या होता है? इट इज CRT, है ना। तो क्या क्या R तो यहाँ कांस्टेंट ही है। मान लो कंसंट्रेशन इसका C1 है, टेम्परेचर T1 है, इधर क्या लिख सकते हो C2 एंड CrT2। तो यहां से देखो R तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं C1T1 बराबर C2T2। और अगर टेम्परेचर भी सेम हो, इफ टेम्परेचर इज सेम, देन वी कैन से C1 इज इक्वल्स टू C2। तो यहां से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन में अगर प्रोवाइडेड नहीं हो टेम्परेचर के बारे में, दैट मीन्स टेम्परेचर इज सेम। एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, 5% W/V यूरिया सॉल्यूशन, 5% W/V urea solution is isotonic with 3% W/V another solution, 3% W/V another solution. Find the molar mass of solute of another solution. Find the molar mass of solute of another solution. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक हैं तो वी कैन से पाई 1 विल बी इक्वल टू पाई 2। ठीक है, अब ध्यान दोगे कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, C1RT1 इक्वल टू C2RT2। अर्थ हो गया। और चूंकि टेम्परेचर के बारे में मेंशन नहीं किया है, मतलब T1 और T2 भी क्या होंगे, सेम होंगे, तो यानी कि C1 बराबर C2 करना है। और C क्या होता है, कंसंट्रेशन, दैट इज मोलारिटी। तो ये 5% W/V और ये 3% W/V। मोलारिटी का सीधे सीधे फॉर्मूला लगाओगे 10x अपॉन में, तो 10 into 5 upon 60 will be equals to 3 into 10, ऐसे लिख लो 10 into 3 अपॉन ma जो निकालने बोला है। यहाँ से 10 will get कैंसल आउट, ये जाएगा 5 से 12 बार में, तो ma will be equals to 3/12। ma will be equals to 3/12। 3/12 को यहाँ से कट करो, देखो कितना आ रहा है ये,
और सॉरी 3/12 में MA विल बी 3 into 12 है ना, ये कितना आ जाएगा 36। यूनिट क्या हो जाएगा इसका, ग्राम पर मोल। ये हो गया आंसर। इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक, उसको भी देखते हैं। कि मान लो हमारे पास दो सॉल्यूशन है, लेट टू सॉल्यूशंस सच दैट एक का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है और दूसरे का पाई 2 है। मान लो सॉल्यूशन 1 का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है और सॉल्यूशन 2 का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 है। तो इफ पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2, इफ पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2, यानी दो सॉल्यूशन है जिसमें किसी एक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा और दूसरे का कम होगा। तो जिसका ज्यादा है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जिसका कम है उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कुछ पॉइंट लिखोगे। पहला पॉइंट है कैल्शियम फोस्फेट एंड कॉपर फेरोसाइनाइड आर यूज्ड टू प्रिपेयर आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना। देखो जो अभी चीज हम लोग देख रहे हैं ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है कि ड्यू टू डिफरेंस इन वेपर प्रेशर देयर इज फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड, दैट इज फ्रॉम हाई वेपर प्रेशर साइड टू लो वेपर प्रेशर साइड। तो जब हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं सॉल्यूशन साइड में, तो एक रिक्वायर्ड प्रेशर है जिसपे दोनों साइड का प्रेशर बराबर हो जाएगा, उसी को हम लोग बोल रहे हैं एक्स्ट्रा जो प्रेशर रिक्वायर्ड है, दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। और उसके बाद प्रेशर बढ़ा रहे हो तो क्या हो रहा है कि अब सॉल्यूशन साइड से सॉल्वेंट पार्टिकल्स कहां जाने लगेगा, सॉल्वेंट साइड में। तो इसको हम लोग क्या बोले, रिवर्स ऑस्मोसिस। यही टेक्नोलॉजी को अभी हम लोग वाटर प्यूरिफायर्स में यूज करते हैं, जैसे आरओ जो बोलता है दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। तो उस प्रोसेस के लिए जो आर्टिफिशियली हम लोग एसपीएम बनाते हैं उसके लिए हम लोग कैल्शियम फोस्फेट या कॉपर फेरोसाइनाइड का यूज करते हैं। दूसरा, ह्यूमन ब्लड इज आइसोटोनिक विद 0.85% NaCl सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है कि ये जो ह्यूमन ब्लड जो है उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो इसके बराबर होता है, 0.85% NaCl सॉल्यूशन के बराबर होता है। तो इसका क्या जरूरत है, तो देखो कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हॉस्पिटल में जाते हैं, हमको पानी चढ़ाया जाता है। तो पानी जब चढ़ाया जाता है तो उसमें हमको देख सकते हैं कि कुछ एक वाल्व होता है जिसको ये करने से पानी का फ्लो कम या ज्यादा होता है। तो हमको ये भी ध्यान देना है कि वो फ्लो जो है वो कंट्रोल्ड हो, ताकि जो पानी चढ़ाया जा रहा है हमारे ब्लड में उसका स्पीड जो है ऐसा ना हो कि मतलब बहुत ज्यादा स्पीड से फिर वो पेन करेगा। तो हम लोग उसको एडजस्ट कर सके, समय के हिसाब से ज्यादा पानी हो कम पानी, तो वो कैसे कंट्रोल हो रहा है, दैट इज न्यूमेटिक्स, प्रेशर से ही वो कंट्रोल हो रहा है। दूसरा चीज ऐसा भी ना हो कि पता चला कि ब्लड साइड का वेपर प्रेशर ज्यादा है और इधर का वेपर प्रेशर कम है, तो ब्लड का ही फ्लो होने लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए भी हमको ये पता होना चाहिए ये सब चीजें, ताकि हम दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर को रिलेट करके और फिर उस चीज को कंट्रोल कर सके। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन उठाया हमने, इसमें क्या है कि इफ सॉल्यूशन A इज हाइपरटोनिक विद रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन B for same amount of solvent and nature of solvent और amount of solvent same है, then select the correct statements। इनमें से कौन कौन सा करेक्ट होगा। देखो मैंने ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं कराऊंगा, कम ही क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे कवर हो जाएंगे, फिर तुम चाहे उनसे जितने भी क्वेश्चंस बना लो। बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन के फॉर्म में मैंने क्वेश्चन यहाँ पे उठाया है, ठीक है। तो सॉल्यूशन ए के बारे में बोला कि हाइपरटोनिक है सॉल्यूशन बी के रिस्पेक्ट में। तो इसका क्या मतलब है, अगर सॉल्यूशन ए हाइपरटोनिक है मतलब कि अगर हम लोग डिस्कस करें ए और बी का, तो ए के लिए पाई 1 जो है वो ज्यादा है, इसका अगर प्रेशर पाई 1 ले ले तो पाई 2 से ज्यादा है, तो यानी कि पाई 1 है क्या, इट इज द प्रेशर रिक्वायर्ड। और अगर रिक्वायर्ड प्रेशर ज्यादा है मतलब इस साइड का जो वेपर प्रेशर होगा
वो क्या होगा, वेपर प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, कम होगा, तभी रिक्वायर्ड प्रेशर ज्यादा होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं वेपर प्रेशर 2 इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर 1। तो ई वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट होता है। क्लियर है। दूसरा चीज इसमें बोल रहे हैं कि हमसे बोल रहा है मोलैरिटी के बारे में, मोलैलिटी के बारे में। तो मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी इज कंसंट्रेशन। तो जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होगा उतना कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, जितना कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उतना ही वेपर प्रेशर कम होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि वेपर प्रेशर चूंकि फर्स्ट वाले का कम है, डेफिनेटली इसका कंसंट्रेशन क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा। तो डी वाला भी जो है वो करेक्ट है। सी की बात करें, डब्ल्यू ए इज ग्रेटर देन डब्ल्यू बी। तो वेट देखो, जितना वेट जो होगा डब्ल्यू नंबर, मतलब जो अमाउंट तुम यूज कर रहे हो सॉल्यूट का, उसके सिर्फ ज्यादा होने से हम लोग नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसका मोल्स भी तो एक फैक्टर होगा। तो मोल्स को ही देखना पड़ेगा, तो वेट के साथ मोलर मास भी पता होना चाहिए। तो वेट वाला ऑप्शन को हम लोग नहीं पकड़ सकते, क्योंकि मोलर मास प्रोवाइडेड नहीं है कि किसका कम होगा किसका ज्यादा होगा। क्योंकि वेट ज्यादा भी है, अगर मोलर मास भी ज्यादा है तब तो मोल्स कम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। बी वाले में बोल रहे हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट, और ए वाले में बोल रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो ध्यान दो कि अगर फर्स्ट वाले का वेपर प्रेशर कम है, फर्स्ट वाले का अगर वेपर प्रेशर कम है तो उसमें ज्यादा हीटिंग देना पड़ेगा टू रीच द एक्सटर्नल प्रेशर। मान लो 1 atm पहुंचाना है, तो पहले वाले में वेपर प्रेशर कम है तो इसमें ज्यादा हीटिंग रिक्वायर्ड होगा, और दूसरे वाले में कम हीटिंग रिक्वायर्ड होगा। तो यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो ए का ज्यादा होगा। फ्रीजिंग पॉइंट की हम लोग बात करें तो अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, मतलब वेपर प्रेशर जो है वो कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो कम है तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट तो कम ही होगा। तो ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इनको तुम सोच सकते हो। फिर देखो इधर आ जाना, मॉडिफाइड फॉर्मूला फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी तक तुमने जितने भी फॉर्मूले यूज किए वो सारे के सारे गलत हैं। जब तक कि हम लोग इन फॉर्मूला में वैन टॉप फैक्टर को इंट्रोड्यूस न कर दें तब तक ये सारे फॉर्मूला बेकार है। तो सर अभी हम लोग इतना जो क्वेश्चन किए सारा चीज समझे, मैंने वैसे ही केसेस लिए थे जहां आई की वैल्यू 1 हो। तो अब जो है जहां कहीं भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुमको ये फॉर्मूला यूज करना है। इसमें हुआ क्या सर, तो देखो चूंकि सॉल्यूट जो है हमने बोला था पहले ही कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दो प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स ओनली ऑन द एसोसिएटिव और डिसोसिएटिव नेचर ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट जहां भी इन्वॉल्व है, सॉल्यूट के मोल्स जहां भी इन्वॉल्व है, उसी के कारण सॉल्यूट जो है अगर एक मोल सॉल्यूट है तो दो में टूट रहा है, कि हाफ में या 2 मोल है तो हाफ डायमराइज होकर 1 मोल बन जा रहा है, 1 मोल है। तो इस तरीके से तुमको वो सोचना पड़ेगा। तो सभी जगह वैन टॉप फैक्टर वहां यूज करोगे जहां सॉल्यूट के मोल्स इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन यहाँ पे मोलैरिटी है, मोलैरिटी में ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला सीआरटी था वो हो गया आईसीआरटी ना। वैसे यहाँ पे मोलैरिटी में भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर है, तो ये डेल्टा टीएफ हो गया आई इंटू के एफ इंटू एम, वेयर आई इज वैन टॉप फैक्टर। वैसे ही ये भी हो गया। और इसमें अगर बात करें तो सॉल्यूट यहाँ इन्वॉल्व है और यहाँ इन्वॉल्व है, तो इन दोनों जगह पे वैन टॉप फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया। कैसे फॉर्मूला है समझ में आ रहा है। जहां भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वहीं पे आई को इंट्रोड्यूस किया गया। बाकी तुम चाहो तो इसको याद भी कर लो इस तरीके से, है ना। अब ध्यान देना कि क्वेश्चन दिया है तुमको, फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डेसीमोलर AlCl3 सॉल्यूशन एट 273 डिग्री सेल्सियस, एज्यूम 50% आयोनाइजेशन। आगे से जब भी यूज करोगे फॉर्मूला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का तो यही यूज करोगे। और इसमें अब क्वेश्चन हम लोग वैन टॉप फैक्टर इंक्लूड करके भी करेंगे। तो लाइक अगर हमको बोला है कि ऑस्मोटिक प्रेशर निकालिए, ठीक है, मैं लिखता हूं क्या क्या चीजें मेरे को पता है। हमको निकालना पाई है, सॉल्यूशन बोल रहा है डेसीमोलर है, तो मोलैरिटी कितना हो गया, इट इज 1/10 दैट इज 0.1। AlCl3 सॉल्यूशन है, ठीक है, और बोल रहा है टेम्परेचर 273 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं,
273 इंटू 2 केल्विन में आ जाएगा ये। अब ध्यान दो कि 50% आयोनाइजेशन, ये जो वर्ड, ये जो लाइन लिखा है 50% आयोनाइजेशन, मतलब अल्फा कितना हो जाएगा यहाँ पे, अल्फा इज 50%, दैट इज 50/100, तो ये कितना हो गया 0.5। ठीक है, ध्यान दो। और सॉल्यूशन क्या बोला है, AlCl3 सॉल्यूशन। तो अब वेंटा फैक्टर को हमको यूज करना होगा। तो पाई बराबर हमको क्या फॉर्मूला पता है, सबसे पहले तो ये लगाना है ICRT। ठीक है, तो चलो हम लोग लिखते हैं I। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पता है 0.1, R की वैल्यू 0.0821 इनटू टेम्परेचर कितना, टेम्परेचर 273 इंटू 2, इसका मल्टीप्लिकेशन विल बी 22.4, दैट इज 44.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 तो 4.48, ये हो गया I इंटू 4.48। ठीक है ना। तो कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट्स को यूज कर सकते हैं। अब हमको अगर I मिल जाए तो पाई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो I कैसे निकालोगे, तो देखो सॉल्यूशन किसका है, AlCl3। AlCl3 जो है वो टूटेगा, मतलब ये डिसोसिएटिव नेचर का सॉल्यूट है, तो ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा Al3 प्लस थ्राइस Cl-, तो टोटल अपने को कितना आयन मिल रहा है, 4 आयन मिल रहा है। अब डिसोसिएटिव नेचर के लिए जो वेंटा फैक्टर था वो था I डिसोसिएशन इक्वल्स टू 1 + n-1 इनटू अल्फा, 1 + n-1 इनटू अल्फा। n की वैल्यू कितने मोल्स में टूट रहा है, 4 मोल, तो n की वैल्यू 4 हो गई, तो 4 - 1 3, तो 1 + 3 अल्फा। अल्फा की वैल्यू हमको पता है 0.5, तो 1 + 3 इंटू 0.5, तो ये हो गया 1.5 और ये 2.5। अब यहाँ पे 2.5 रख दो। ठीक है, तो यहाँ से अपने को पाई की वैल्यू कैलकुलेट होकर मिल जाएगी। तो अगर हम लोग रखेंगे तो पाई कितना हो गया 2.5 इंटू 4.48, 2.5 इंटू 4.48, इसको तुम कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये वैल्यू तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11.2 ATM, 11.2 ATM। तो कैलकुलेशन तो खैर कर ही सकते हो, यहाँ पर कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये हो गया वेंटा फैक्टर इंक्लूड करके। और आगे से जब भी तुमको इसका अप्लाई करना है, दिमाग में सेट कर लो ये वेंटा फैक्टर लगाना है, कैसे लगाना है वो चीज। इन दिनों में तो दिमाग लगाना है कि सीधी सीधी जो फॉर्मूला था उसके आगे आई चिपका दिया है, यहाँ पे आई कहाँ लगता है ये ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम लोग इसमें करते हैं। क्वेश्चन तुमको, ये भी क्वेश्चन है, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस है। ठीक है ना, इससे साथ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अपना निपट जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है तुमको 0.1 मोलर यूरिया NaCl एंड BaCl2 सॉल्यूशन, 0.1 मोलर यूरिया NaCl and 0.1 मोलर BaCl2 सॉल्यूशन, ये 3 सॉल्यूशन दे रखा है। इसको मान लो हम लोग बोल दिए सॉल्यूशन A, इसको मान लो बोल दिए सॉल्यूशन B, इसको मान लो बोल दिए सॉल्यूशन C। तो हमको बताना है फाइंड ऑर्डर ऑफ, पहला है बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा है डेल्टा टीबी, तीसरा है डेल्टा टीएफ, चौथा है टीएफ, पांचवा है पाई,
छठा ले लो RLVP, सातवां है तुम्हारा वेपर प्रेशर। जितने भी टर्म्स यहाँ पे हो सकते हैं इन सभी का ऑर्डर बताना है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये अपने आप में मतलब बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो चुके हैं, ध्यान से समझना। ऐसे क्वेश्चंस को तुम दो तरीके से बना सकते हो, एक तो फॉर्मूला वाइज सोच सकते हो और दूसरा तुम उसको प्रैक्टिकली भी सोच सकते हो, मतलब बिना कैलकुलेशन का भी बना सकते हो, ठीक है ना। दोनों अप्रोच को कोशिश करना, मैं तुमको थोड़ा सा बताता हूँ। तो डिस्कस करते हैं पाई का कैसे सोच सकते हो कि पाई क्या है, पाई ICRT। तो I इंटू सी जो है इसको हम लोग बोलते हैं, I इंटू सी को बोलते हैं सी नेट कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन तो सभी के लिए क्या है, सेम है 0.1 मोलर। तो जिसके लिए I की वैल्यू ज्यादा होगी उसके लिए पाई भी क्या होगा, ज्यादा होगा। या I इंटू सी हम लोग इसके लिए सी नेट ज्यादा होगा, उसके लिए पाई का वैल्यू ज्यादा होगा, है ना। तो इस केस में ऑर्डर विल भी क्या हो जाएगा, पाई के लिए ऑर्डर विल भी C देन B देन A, क्योंकि C के केस में N का वैल्यू 3 हो जाएगा, है ना, या I का वैल्यू 3 हो जाएगा। अगर अल्फा को 1 मान लो तो I डिसोसिएशन की मैक्सिमम वैल्यू इज N, तो C वाले में I की वैल्यू 3, B वाले में 2 और पहला वाला नॉन डिसोसिएटिव नेचर का है तो उसके लिए वैल्यू 1। वेपर प्रेशर की बात करें तो जितना ज्यादा मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ेगा और या सी नेट जितना ज्यादा बढ़ेगा, कंसंट्रेशन जितना बढ़ेगा, तो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल नेचर का है। तो जितना सॉल्यूट के मोल्स बढ़ेंगे उतना ही क्या होगा, वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी कम होगी। तो जितना कंसंट्रेशन ज्यादा उतना वेपर प्रेशर कम। तो सी वाला का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा तो उसका सबसे कम होगा, उससे ज्यादा बी का, उससे ज्यादा ए का। फिर हम लोग RLVP का सोचें तो RLVP क्या है, RLVP is P naught minus PS upon P naught, that is I into Na by I Na plus Nb, है ना। तो अब यहां से तुम देखोगे कि I को अगर हम लोग कॉमन निकाल रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, Na डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb बाई I। तो I जितना ज्यादा बड़ा होगा ये टोटल वैल्यू उतनी छोटी होगी, और ये टोटल वैल्यू अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, ओवरऑल वैल्यू ज्यादा होगा। ओवरऑल वैल्यू ज्यादा होगा तो RLVP भी ज्यादा होगा। तो I जितना ज्यादा RLVP उतना ही ज्यादा होगा। तो RLVP का ऑर्डर जो हो गया वो भी क्या हो गया, C, B एंड A। बचा बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB, डेल्टा TF एंड F। इनका ऑर्डर तुम सोचना है ना, थोड़ा सा दिमाग लगा के बढ़िया से इन चारों का सोचना, और नहीं तो फिर और सोच के मेरे को बताना कि इनका ऑर्डर क्या होगा। व्हाट्सएप में मेरे को मैसेज करो, नंबर सभी के पास रहेगी, मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ अगर किसी के पास डिलीट हो गया होगा तो 8651360317। तो इन चारों का बना के ट्रेंड भेजना मेरे को, है ना, कितने लोग कर पाते हो, नहीं तो फिर उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहीं तक हम लोग रखते हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आपका खत्म हो गया, और फिर आगे जो है कुछ एक बातें बाकी हैं, हेनरीज लॉ, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, है ना, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इस वीक में प्रोबेबली ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा।